नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अतिशय प्रसाद 30,000 कोर्ट दिल्ली से। दोस्तों, आज हम सुप्रीम कोर्ट का सेल डीड के ऊपर लेटेस्ट डिसीजन डिस्कस करेंगे। इस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि एक बार सेल डीड यानी बैनामा रजिस्टर हो गया है तो उसके बाद में उसे शैम, फेक या सिर्फ सिक्योरिटी बोल के कैंसिल करवाना अब लगभग नामुमकिन हो गया है। काफी सिचुएशंस में लोग जेन्युइनली सेल डीड को सिक्योरिटी के नाम पे लिख देते हैं। इस जजमेंट में आप ये भी सीखेंगे कि ऐसे सिचुएशन में आपको उस सेल डीड में क्या ऐसा क्लॉज डालना अनिवार्य है कि आपकी प्रॉपर्टी सुरक्षित रहे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और एविडेंस एक्ट को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने यह भी बताया है कि दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन का ना होना प्रॉपर्टी के मालिकाना हक पे क्या प्रभाव डालता है। इसके अलावा हम सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट जजमेंट समझेंगे जो कि आपको बताएगा कि फिर भी ऐसे सिचुएशन में अगर आप सेल डीड यानी बेईमाना को कैंसिल कराना चाहते हैं शैम या सिक्योरिटी बोल के, तो आपको अपने दावे में क्या-क्या ऐसे दलील देनी चाहिए कि आपका केस सक्सेसफुल निकले। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में बताना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि लॉ की नज़र में सेल है क्या? सिंपल शब्दों में जब आप किसी से पैसे लेते हैं और उसके बदले में आप प्रॉपर्टी हमेशा के लिए किसी को दे देते हैं तो उसे सेल कहते हैं। सेक्शन 54 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यही कहता है, अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस। सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है कि प्रॉपर्टी की सेल का डीड हमेशा रिटन और रजिस्टर्ड होना चाहिए। और मॉर्टगेज वो होता है जब आप प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी के रूप में रखते हैं लोन हासिल करने के लिए। यहाँ पे दोस्तों आता है एक इंपॉर्टेंट रूल। अगर आप सिक्योरिटी के लिए सेल डीड एग्जीक्यूट करते हैं और चाहते हैं कि आपको प्रॉपर्टी वापस मिले पैसे लौटाने पे, तो उसे मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल कहते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैच आता है। अगर आप चाहते हैं कि कोर्ट ये माने कि सेल नहीं था, मॉर्टगेज था, तो आपको प्रॉपर्टी वापस मिलने की शर्त उसी डॉक्यूमेंट में लिखनी होगी। ये रूल आता है सेक्शन 58 सी ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से। अगर आप सेल डीड अलग एग्जीक्यूट करते हैं और फिर प्रॉपर्टी वापस करने का शर्त अलग लिखते हैं तो कोर्ट उसे सेल मान लेगा। और इसी वजह से दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 58 सी के प्रावधान को फॉलो करते हुए आपको प्रॉपर्टी वापस मिलने का शर्त उसी डॉक्यूमेंट में लिखना है, यानी उसी मॉर्टगेज डीड में लिखना है। ये सेम डीड में लिखे होने का कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही एक केस में क्लियर कर रखा है। इस केस का नाम था लीला अग्रवाल वर्सेस सरकार और ये केस बहुत ही रिसेंट है, 2024 का है और इस जजमेंट की साइटेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब दोस्तों समझते हैं कि इस जजमेंट के अनुसार अगर आपको रजिस्टर्ड बैनामा को फर्जी या शैम साबित करना है तो आपको ऐसे दावे में क्या-क्या प्लीडिंग्स लिखनी चाहिए। अगर आप किसी रजिस्टर्ड बैनामा को फर्जी साबित करने का दावा डाल भी रहे हैं तो इस केस के बाद आपको ऐसे दावे में स्पष्ट रूप से लिखना होगा कि फ्रॉड क्या था, किसने किया, किस ड्यूरेशन के दौरान फ्रॉड हुआ और फ्रॉड से रिलेटेड सारी डिटेल्स। इस डिटेल का स्टैंडर्ड वही होगा जो सीपीसी के ऑर्डर 6 रूल 4 में होता है। दोस्तों, सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर कोड वो कानून है जो कि सिविल विवादों की प्रक्रिया को नियमित करता है। ऑर्डर 6 रूल 4 ये बताता है कि अगर आप फ्रॉड एलेज कर रहे हैं तो आपको अपनी प्लीडिंग्स में क्या-क्या डिटेल्स देनी होगी। अब ऑर्डर 6 रूल 4 पे सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही एक बहुत बड़ा जजमेंट दे रखा है। इस जजमेंट का नाम है प्लेसिडा पिंटो वर्सेस होजे पिंटो। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही साफ कर दिया है कि अगर आपको किसी दस्तावेज के ऊपर फ्रॉड होने का आरोप लगाना है तो आपको क्या-क्या साबित करना होगा। इस जजमेंट को अगर आप देखेंगे तो ये जजमेंट क्लियर करता है कि आपको स्पेसिफिक डेट, टाइम, ड्यूरेशन और क्या फ्रॉड हुआ, ये सारी डिटेल्स आपको आपके प्लीडिंग्स में, आपको आपके दावे में क्लियर करने होंगे। अब वापस आते हैं हमारे आज के केस पे। आज के केस में कोर्ट ने साफ कहा है कि मियर इग्नोरेंस यानी सिर्फ कहने से मुझे पता नहीं था कि ये सेल डीड है या मैंने बिना पढ़े साइन कर दिया, ये कहने से फ्रॉड साबित नहीं होगा। आपने सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके एग्रीमेंट साइन किया है, एग्जीक्यूट किया है, तो ये कोर्ट मानेगी कि आपको पता था कि एग्रीमेंट में क्या-क्या है। तो फिर ये सवाल उठता है कि ऑर्डर 6 रूल 4 के टफ स्टैंडर्ड को पूरा कैसे करें? कोर्ट ने साफ कहा है कि क्लेवर ड्राफ्टिंग से काम नहीं चलेगा। कोर्ट ने क्लियर वर्ड्स में कहा है कि आप अगर प्लेन में सिर्फ बार-बार फ्रॉड, फ्रॉड, फ्रॉड लिखते हैं, इससे काम नहीं चलेगा और इसको कोर्ट ने कहा है कि ये क्लेवर ड्राफ्टिंग है कोर्ट को गुमराह करने के लिए। इसलिए दोस्तों अगर आपको रजिस्टर्ड सेल डीड कैंसिल करवानी है तो आपको दावे में 3 चीज़ें लिखनी बहुत ज़रूरी है। नेचर ऑफ फ्रॉड, यानी सिर्फ ये मत लिखिए आपकी फ्रॉड हुआ। आप ये लिखिए कि फ्रॉड कैसे हुआ और क्या था फ्रॉड? क्या आपको कोई और डॉक्यूमेंट बोल के साइन करवाया गया? क्या आपके सिग्नेचर फ़ोर्ज किए गए या आपको गुमराह करके साइन कराया गया? आपको पूरा डिटेल में बताना होगा।
डेट्स एंड आइटम्स। पिंटो केस के मुताबिक आपको स्पेसिफिक डेट्स और इवेंट्स बताने होंगे कि किस डेट को क्या इवेंट हुआ जो कि फ्रॉड था। किस दिन आपको मिसरिप्रेजेंट किया गया, कौन-कौन वहाँ मौजूद था और किस-किस ने आपको मिसरिप्रेजेंटेशन दी, सब आपको क्लियर लिखना होगा। तीसरी रिक्वायरमेंट है कनेक्शन, यानी कि अगर आप बोल रहे हैं कि इस लोगों ने मिल के मेरे साथ फ्रॉड किया, इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की, तो आपको बताना होगा कि आपका उन लोगों का और उन लोगों का आपस में क्या कनेक्शन है, जिससे आप दिखा सकें कि उनके फ्रॉड के पीछे क्या मतलब था और कैसे उन्होंने वो फ्रॉड इफेक्चुएट किया। देखिए दोस्तों, बॉटम लाइन ये है कि रजिस्टर्ड डीड की वैल्यू बहुत होती है। उसे शैम बोलने के लिए कोर्ट के शब्दों में, जैसा कोर्ट ने कहा है, आपको नेबुलस अवर्मेंट्स नहीं देने हैं। नेबुलस अवर्मेंट्स मतलब घूमी-फिरी बातें। आपको क्लियर, कंसाइज़ एंड कोजेंट आर्गुमेंट्स देने हैं फ्रॉड साबित करने के लिए। यहाँ आपको ये भी याद रखना है कि लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 58 और 59 के तहत आपको इसमें लिमिटेशन का भी ध्यान रखना है। जिस दिन से आपको फ्रॉड का पता चला, उस दिन से आपके पास 3 साल का लिमिटेशन होता है। दोस्तों, अब तक हमने इस केस को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और सिविल प्रोसीजर कोड के एंगल से देखा। अब हम इस केस को समझेंगे एविडेंस एक्ट के एंगल से। देखिए दोस्तों, रजिस्टर्ड बैनामा यानी सेल डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट है। सेक्शन 92 ऑफ एविडेंस एक्ट कहता है कि आप लिखित डॉक्यूमेंट को मौखिक साक्ष्य से चैलेंज नहीं कर सकते हैं, बट इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसके तहत आप रजिस्टर्ड बैनामा जैसे रिटन डॉक्यूमेंट को भी ओरल एविडेंस यानी मौखिक साक्ष्य से कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, सेक्शन 92 ऑफ एविडेंस एक्ट यानी सेक्शन 95 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बार को आप समझने के लिए आपको एक 1982 का केस, गंगूबाई केस समझना होगा। ये एक ऐसा केस है जो कि फ्रॉड के केसेस में सेक्शन 92 ऑफ एविडेंस एक्ट के कड़े नियम से रियायत देता है। गंगूबाई केस में कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई डॉक्यूमेंट शुरू से ही शैम है और पार्टीज को उसको लागू करने का कोई इरादा भी नहीं था, तो फिर ऐसे एक एक्सेप्शनल सिचुएशन में आप एक लिखित डॉक्यूमेंट जैसे सेल डीड को मौखिक साक्ष्य से कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है दोस्तों, पर आप इसको सिंपल वर्ड्स में समझना चाहे तो कोर्ट ये मानती है कि जो चीज़ लिखी हुई है, उसकी चीज़ मौखिक साक्ष्य से कहीं ज़्यादा वैल्यू की है। इसीलिए लिखित चीज़ को गलत साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य को एडमिट करने के लिए भी बहुत कड़े नियम होते हैं। अब दोस्तों, आपने समझ लिया कि अगर कोई डॉक्यूमेंट को आप शुरू से ही फर्जी बता रहे हैं और आपको उसको लागू करने का कभी इरादा ही नहीं था, तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे एक एक्सेप्शनल सिचुएशन में आप मौखिक साक्ष्य दे सकते हैं कि ये एक लिखित डॉक्यूमेंट गलत है। पर आज के केस में ये 1982 के गंगाबाई केस का एक्सेप्शन नहीं लगाया गया। मतलब कि आज के केस में कोर्ट ने कहा कि रिटन डॉक्यूमेंट को गलत साबित करने के लिए कोई मौखिक साक्ष्य नहीं लिए जाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड था। कोर्ट ने कहा कि डॉक्यूमेंट साइन करने वाले ने डॉक्यूमेंट को पूरे होश व हवास में साइन किया है, यानी फ्री विल से साइन किया है। उसे पूरा पता था डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स क्या हैं और उसने इसके बाद डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट भी किया है। इसीलिए ये 1982 का एक्सेप्शन, जो कि बहुत फेमस है ऐसे केसेस में और बहुत यूज़ किया जाता है ऐसे केसेस में, सेल डीड को फ्रॉड बताने के लिए, ये एक्सेप्शन इस केस में नहीं लगा। अब जब ये एक्सेप्शन इस केस में नहीं लगा, तो इस केस में कोई मौखिक साक्ष्य पढ़े ही नहीं जाएँगे सेल डीड को गलत साबित करने के लिए और इस वजह से ये 1982 का केस हमें आज समझना बहुत इम्पोर्टेंट था। क्योंकि यहाँ डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड था, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेरा ये इरादा नहीं था इस डॉक्यूमेंट में एंटर करने का या मेरा ये इरादा नहीं था इस डॉक्यूमेंट को साइन करने का। आपको पता था डॉक्यूमेंट में क्या है, क्यों है और इसीलिए आपने उसको साइन करके रजिस्टर्ड कराया है और ये होती है एक रजिस्टर्ड डीड की वैल्यू। यानी कि सिंपल वर्ड्स में कहें तो अगर आप डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराते हैं और आप ये नहीं दिखा पाते हैं कि डॉक्यूमेंट आपको फ्रॉड के थ्रू साइन करवाया गया है, तो कोर्ट ये मानेगी कि आपको डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स पता थे और आप उस डॉक्यूमेंट को गलत साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य नहीं दे पाएँगे। दोस्तों, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज़ क्लियर की है। वो है कि दाखिल-खारिज यानी म्यूटेशन का ना होना प्रॉपर्टी के मालिकाना हक पे क्या प्रभाव डालता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, म्यूटेशन फॉलोज़ द ओनरशिप एंड नॉट द अदर वे अराउंड। जिसका मतलब है कि अगर ओनरशिप होगी तो आपका म्यूटेशन होगा, ना कि अगर आपका म्यूटेशन है तो आपकी ओनरशिप है। इसका साफ शब्दों में ये मतलब है कि दाखिल-खारिज का होना ना होना ओनरशिप का कोई प्रमाण नहीं है। अब इसके कहने के पीछे कोर्ट ने अपने एक पुराने जजमेंट को ही रेफर किया है। अगर आप आज के जजमेंट का पैराग्राफ 63 पढ़ें, तो कोर्ट ने अपने एक पुराने जजमेंट अजीत कौर को रेफर किया है, जिसके तहत कोर्ट ने पहले ही ये कहा था कि दाखिल-खारिज कोई ओनरशिप का प्रमाण नहीं है। इस जजमेंट की भी साइटेशंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा।
कोर्ट ने इस केस में ये भी देखा कि बायर यानी खरीदार बहुत दूर रहता है, इसलिए इस वजह से उसने म्यूटेशन नहीं कराया और सिर्फ उसकी देरी की वजह से उसके एक पक्के पैमाने को गलत नहीं कहा जा सकता है। तो दोस्तों, इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद आप आज के केस को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। आज के केस में भी ऐसा ही हुआ। एक रजिस्टर्ड सेल डीड थी। सेलर ने कहा कि ये सेल डीड शैम है, दिखावटी है और असली इरादा लोन का था। उन्होंने कहा कि डिफेंडेंट ने प्रॉपर्टी वापस करने का वादा किया था, यानी कि ये एक सेल नहीं, मॉर्गेज बाई कंडीशनल सेल था। इस कंटेंशन पे सुप्रीम कोर्ट ने सारे डॉक्यूमेंट्स को क्लियर से देखा, सेल डीड देखा। सुप्रीम कोर्ट ने देखा सेल डीड रजिस्टर्ड है। डीड में कहीं भी प्रॉपर्टी वापस करने का शर्त नहीं लिखा है, जैसा कि सेक्शन 58 सी ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है। और कोर्ट ने ये भी देखा कि प्लेंटिफ ने फ्रॉड तो एलिज किया है, पर प्लेंटिफ ने फ्रॉड के कोई भी डिटेल्स नहीं दिए हैं, जो कि ऑर्डर 6 रूल 4 ऑफ सीपीसी के कड़े प्रावधानों को सेटिस्फाई करे। इस केस में लिखित डॉक्यूमेंट यानी पैमाने को पूरे होश व हवास में साइन किया गया था, उसकी पूरी जानकारी रखते हुए साइन किया गया था और फिर उसे एग्जीक्यूट किया गया था। इसीलिए इस केस में 1982 के गंगूबाई केस का एक्सेप्शन नहीं लगाया जा सकता है और इस केस में सेक्शन 92 ऑफ एविडेंस एक्ट लगेगा, यानी कि इस केस में लिखित डॉक्यूमेंट को गलत साबित करने के लिए कोई भी मौखिक साक्ष्य नहीं दिए जाएंगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्लियर है। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कैरीज अ स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ। कोर्ट ने साफ कहा है कि आप इतनी आसानी से एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को शैम नहीं कह सकते हैं। सिर्फ ये कहना कि ये डॉक्यूमेंट फ्रॉड है और इसको एंटर करने का आपका इरादा नहीं था, ये सफिशिएंट नहीं है ऑर्डर 6 रूल 4 सीपीसी के कड़े नियम को सैटिस्फाई करने के लिए। तो दोस्तों, इस केस में ये हुआ कि सेलर के हाथ से प्रॉपर्टी गई और परचेजर को प्रॉपर्टी मिली। सेल डीड को वैलिड माना गया और सेल डीड को रद्द नहीं किया गया। तो दोस्तों, इस केस से हमें क्या टेक अवेज मिलते हैं? सबसे बड़ा टेक अवे है कि लोन डीड के लिए कभी सेल डीड को ना लिखें। अगर आपको ऐसा करना ही है तो आप मॉर्गेज बाई कंडीशनल सेल का डीड बनाएं और प्रॉपर्टी मिलने की शर्त को उसी डीड में लिखें, जो कि सेक्शन 58 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है। दूसरी चीज आपको ये सीखने को मिलती है कि एक बार डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो गई तो उसको फ्रॉड कहना बहुत मुश्किल है। आप ये दलील नहीं ले सकते कि मुझे पता नहीं था डॉक्यूमेंट में क्या है। और अगर आप ये दलील नहीं ले सकते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट को असर देने का इरादा नहीं था, तो फिर आप 1982 के गंगूबाई केस का एक्सेप्शन नहीं यूज कर सकते हैं। अगर आप वो एक्सेप्शन नहीं यूज कर सकते हैं, तो आप लिखित डॉक्यूमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए मौखिक साक्ष्य नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब लिखित डॉक्यूमेंट को पत्थर की लकीर माना जाएगा, जो कि इस केस में है सेल डीड। और तीसरी चीज इस केस में, जो कि बाकी के 2 पॉइंट से ज़्यादा रिलेशन नहीं रखती है, पर ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि दाखिल-खारिज यानी म्यूटेशन इज़ नॉट द प्रूफ ऑफ ओनरशिप। म्यूटेशन फॉलोज़ ओनरशिप, नॉट द अदर वे अराउंड। तो दोस्तों, आई होप आज का सेल डीड का केस का कवरेज आपको अच्छा लगा हो और ऐसे लीगल अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।